चलिए आगे बढ़े। इसका नेतृत्व मुसोलिनी को मिला। आइए मुसोलिनी के बारे में अब पढ़ते हैं, अब समय आ गया है। हेडिंग डालिएगा मुसोलिनी का प्रारंभिक जीवन। मुसोलिनी का प्रारंभिक जीवन व परिचय, कि मुसोलिनी कौन था और इसका इंट्रोडक्शन कैसा है, ये हमें जानना चाहिए। मुसोलिनी से सीधा सवाल बनता है जी, देखिए मुसोलिनी कैसा दिखता है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है भाई साहब मुसोलिनी। उस जमाने में कोट पैंट पहन करके रहा करता था, और आज भी जो है अगर कोई व्यक्ति कोट पैंट पहन करके रहे तो हम उसके बारे में ऐसा समझते हैं कि ये शिक्षित व्यक्ति होगा और काफी धनवान होगा, है ना। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, देखो पूरा नाम क्या था मुसोलिनी का, तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम मिलता है बेनिटो मुसोलिनी। पूरा नाम बहुत अच्छे से समझिएगा। पूरा नाम क्या है? तो हम कहते हैं सर इसका पूरा नाम होता है बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा पूरा नाम होता है बेनिटो मुसोलिनी। ठीक है, तो मुसोलिनी का पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी था। 29 जुलाई 1883 को वरानो डी कोस्टा गांव जो रोमेगना में पड़ता है, वहां पर इसका जन्म होता है। कहां पर होता है? 29 जुलाई 1883 को वरानो डी कोस्टा रोमेगना इटली में इसका जन्म हुआ। लिखिए जन्म कब होता है? 29 जुलाई 1883 को। 1883 को कहां पर होता है? तो मेरे दोस्त बहुत अच्छा सा एक जगह है, बहुत प्यारी जगह है, इटली का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, नाम है बरानो डी कोस्टा गांव। ठीक है, बरानो या वरानो डी कोस्टा। ये डी कोस्टा तो आपको पता होगा ना, हमारे काफी लोकप्रिय रहता है फिल्मों में, है ना। वरानो डी कोस्टा गांव है। कहां पर पड़ता है यह पड़ता है रोमेगना। आपने इटली का एकीकरण पढ़ा है ना, तो वहां पर हमने रोमेगना, पेपल, इनके बारे में पढ़ा था। तो रोमेगना इटली का एक राज्य है, वहां पर यह आपके स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोमेगना इटली में। ठीक है, लिख लो यहां तक। पिता का नाम अल्सेंडो था और यह एक लुहार था, लोहे से जुड़ा हुआ काम किया करता था। माता शिक्षिका थी मुसोलिनी की। इसकी माता का इसके ऊपर बहुत प्रभाव था, और मुसोलिनी अपनी माता की तरह शिक्षक बनना चाहता था। लेकिन इसके बाद होनी को कौन टाल सकता है, ये बात थोड़ा सा समझिएगा। पिता का नाम याद रखिएगा अल्सेंडो था। पिता अल सेंडो कौन थे? यह एक लोहार थे या लुहार थे। लुहार बोलते हैं हमारे यहाँ पर, अपने राजस्थान में सामान्यतः लुहार थे। लुहार वह लोग होते हैं जो लोहे का काम करते हैं। माता एक शिक्षिका थी। एक शिक्षिका थी, इसलिए मुसोलिनी भी एक शिक्षक बनना चाहता था। इसलिए यह भी क्या बनना चाहता था? याद रखना, एक शिक्षक बनना चाहता था। जिस प्रकार हिटलर के जीवन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? एक चित्रकार बनने का था। ठीक उसी प्रकार मुसोलिनी के जीवन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, वह उद्देश्य हुआ करता था कि हमें क्या बनना है? टीचर बनना है। ठीक है, आप लोगों की तरह। सर इसकी माता चूंकि एक शिक्षिका थी, वह पढ़ी लिखी महिला थी और वहां पर पढ़ाया करती थी, तो इसको पता था कि कहाँ पर क्या अच्छी चीज होती है। यह इसने इसकी माता ने इस
बेनिटो मुसोलिनी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। कहाँ भेज दिया भाई, तुम जाओ स्विट्जरलैंड जाओ और वहां पढ़ करके आओ। स्विट्जरलैंड जब गया तो वहां पर यह समाजवाद का अध्ययन करता है। ठीक है, किसका अध्ययन करता है, समाजवाद का, कम्युनिज्म का अध्ययन करता है। उसको पढ़ने के बाद में यह वापस, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, इटली आ गया और इटली के फार्ली में रहने लगा। इटली में एक जगह पड़ती है फार्ली, और वहां पर ला लोटा डी कियासी यानी कि वर्ग संघर्ष नाम का समाचार पत्र जो है वह प्रकाशित करता है। तो अगली बात लिखिएगा। ठीक है, यह कहाँ चला गया, यह स्विट्जरलैंड चला गया, यह स्विट्जरलैंड चला गया। समाजवाद, ठीक है, समाजवाद का अध्ययन किया। अध्ययन किया और इसके बाद और इसके बाद वापस इटली आ गया। वापस कहाँ आ गया, इटली आ गया। और इटली आकर के यह फार्ली में रहने लगा और वहां उसने ला लोटा डी क्यासे नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसने इटली के फार्ली, एक जगह का नाम होता है फार्ली नामक स्थान से, नामक स्थान से ला लोटा डी क्यासे नाम याद रहेगा, ला लोटा डी क्यासे नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। से ला लोटा डी क्यासे नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह देखते हैं कि मुसोलिनी का पहला समाचार पत्र अवंती नहीं था। ठीक है ना, अवंती तो यह 1912 में प्रकाशित करता है मिलान से। ठीक है ना, और प्रकाशित समाचार पत्र था, नाम था अवंती, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे चलो। ठीक है, उसका संपादक बनता है ला लोटा डी क्यासी। जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या था, तो याद रखना, अर्थ होता है वर्ग संघर्ष। अर्थ क्या होता है तो याद रखिएगा, वर्ग संघर्ष। 1912 में यह मिलान से एक समाचार पत्र प्रकाशित करता है, नाम होता है अवंती। अवंती के बारे में पहले भी हमसे कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। आगे चलो का संपादक यह बनता है, तो लिखिएगा 1912 में यह मिलान, मिलान इटली में पड़ता है, मिलान कहां पर है, इटली में है, से, मिलान से प्रकाशित समाचार पत्र अवंती, अर्थ आगे चलो, का संपादक बना, का संपादन किया। ठीक है, पब्लिश किया सर इसे। और अवंती के बारे में मैं आपको बता देता हूं, अवंती जो है ना वह इस तरह से होता है, आप देखिएगा, ये है अवंती, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा अवंती। ठीक है, ये अवंती समाचार पत्र है, जो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, डेट इज कॉल्ड मुसोलिनी। ठीक है, अवंती मुसोलिनी के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आगे जाना। और यह प्रश्न कई बार हमसे पूछा गया है। ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है ये हमारे पेपर में आया है। मिलान से ही ला पपेलो द इटालिया, इटली की जनता नामक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है।
अगली बात लिखिएगा, यह मिलान से ही ला पपाइलो द इटालिया, ला पपेलो ड इटालिया। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। अब प्रश्न कैसे बनेगा वह भी आपको जानना जरूरी है, वह भी आपका अधिकार है। तो मेरे दोस्त, प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है वह मुसोलिनी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ला लोटा डी क्यासे अवंती और द ला पपेलो ड जो है इटेलिया, ठीक है, यह प्रकाशित किया गया। इसका शाब्दिक अर्थ इटली की जनता होती है और यह दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, ला पपेलो ड इटालिया अर्थ क्या है? इटली की जनता नामक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। डायरेक्ट सवाल आता है सर यहां से, डायरेक्ट, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता इन सवालों को, ये मैं फिर बता दूं आप लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट आता है, आप कभी भी उठा के देखिएगा। यह जो इटली में राष्ट्रध्वज चला करता था और जो इटली का चर्च हुआ करता था उसका घोर विरोधी था यह। राष्ट्रध्वज के बारे में इसने कहा था, यह राष्ट्रध्वज जो है गोबर की पहाड़ी पर टंगा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इटली का राष्ट्रध्वज में परिवर्तन नहीं किया गया था। इटली का राष्ट्रध्वज वो पुराने समय से चला आ रहा था और उसमें इटली की जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। आज हम देखते हैं हमारे भारत का जो तिरंगा ध्वज है उसमें 3 ध्वज है और एक बीच में नीले रंग की पट्टी है, चक्र बना हुआ है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। तो हमें उन चारों रंगों का अर्थ पता है नहीं, ये खुशहाली है, किसान है, समृद्धि है, ये है निरंतरता है, आगे चलना है, गतिशीलता है। लेकिन इटली के ध्वज का कोई मतलब ही नहीं था। आज जब हम अमेरिका के ध्वज के बारे में बात करते हैं तो उसमें 50 तारे बने हुए हैं जो इस बात का प्रतीक है कि यह 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी प्रकार यह वहां के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या कहा करता था, यह गोबर की पहाड़ी पर टंगा हुआ कपड़े का टुकड़ा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चर्च का विरोधी था क्योंकि चर्च जो है वह दिन भर केवल और केवल भूखे मरने का काम करता था, केवल और केवल भ्रष्टाचार करता था, जनता के हित में कोई काम नहीं करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसके बारे में 2-3 बातें लिखिएगा। मुसोलिनी लिखिएगा, इटली के राष्ट्रीय ध्वज वह चर्च का विरोधी था। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। फिर जब तो ये जब अपना तानाशाह बनेगा ना, तब तानाशाह बनने के बाद में यह अलग से अपना ध्वज लेकर के आएगा, ये बात याद रखना। चलिए, इसने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कहा था कि इसने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कहा था कि यह गोबर की पहाड़ी पर, यह राष्ट्रीय ध्वज गोबर की पहाड़ी पर टंगा हुआ कपड़े का टुकड़ा है। यह राष्ट्रीय ध्वज गोबर की पहाड़ी पर टंगा हुआ कपड़े का टुकड़ा है। क्या गजब की बात कही है। अरे यार, वो ध्वज किसी भी काम का नहीं है जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसी भी काम का नहीं है। तो इटली देखो, हर एक व्यक्ति जो भी तानाशाह बनता है ना, उसका एक अलग से विचार होता है, उसकी एक अलग से आइडियोलॉजी होती है। आप कभी नोटिस करिएगा, हिटलर था, हिटलर की एक अलग आइडियोलॉजी थी, थी नहीं थी? इसने प्रथम विश्व युद्ध में आम सैनिक के रूप में भाग लेता है। यह कहता था कि आज का यह युद्ध
जनता का युद्ध है, कालांतर में यह एक क्रांति बनेगा। यह कहा करता था कि आज का युद्ध जनता का युद्ध है और समय के साथ यह क्या बनेगा, एक क्रांति बनेगा। प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लेता है। आप याद करिए, हिटलर जो है ना, वो भी तो प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के तौर पर भाग लेता है। हम जब यूपीएससी का बैच पढ़ाते हैं ना, आईएएस मेंस का, तो मेरे प्यारे साथियों कंपेयर करना सिखाते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी में क्या समानता थी। समझ में आ गई क्या? तब जाकर के आपको यह चीजें पता चलती है। चलिए आगे बढ़े। तो लिखिएगा कुछ बातें। इसने प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लिया था। लाइक अ सोल्जर, ठीक है, एक सैनिक के रूप में यह लड़ा। इसने इस युद्ध के बारे में क्या कहा था कि आज का यह युद्ध जनता का युद्ध है और कालांतर में जो है यह एक क्रांति बनेगा। लिखिए, यह कहता था कि आज का यह युद्ध जनता का युद्ध है, कालांतर में यह एक क्रांति बनेगा। क्या गजब की बात कही है इसने कि आज का जो यह युद्ध है यह एक जनता का युद्ध है, लेकिन समय के साथ यह एक क्रांति बनेगा। और अब यह इटली में स्थापना कर रहा है फाशी दल की। तो लिखिएगा, फासिस्ट दल का गठन। फासिस्ट दल का गठन किसने किया? भाई साहब बेनिटो मुसोलिनी ने किया था। ये देखिए सर, तानाशाह बन चुका है मुसोलिनी अब। देखिए सर, कौन बन चुका है मुसोलिनी, क्या बन चुका है। सबसे पहले तो ये समझिए, मुसोलिनी नाउ बिकम अ डिक्टेटर ऑफ इटली। मुसोलिनी क्या बन चुका है? तो याद रखिएगा, इटली का तानाशाह बन चुका है। क्लीन सेव है जी मुसोलिनी, बिल्कुल क्लीन सेव है मेरी तरफ। ठीक है, हालांकि बाल थोड़े से मुझसे ज्यादा थे इसके, लेकिन क्लीन शेव है। बकरा दाढ़ी नहीं रखा करता था, पत्नी पीटा करती थी। ठीक है, देखो घटना कब की है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, इटली का अपमान किया गया, मुसोलिनी आता है 23 मार्च 1919 को मिलान में। इटली का बहुत बड़ा शहर हुआ करता था मिलान। ठीक है, वहां पर जो पूर्व सैनिक थे, युवा देशभक्त थे, उनको संयुक्त करके फाशियो डी कम्भीटीमेंटो यानी कि युवा समूह या फांसी दल की स्थापना करता है। तो समझिएगा, मुसोलिनी ने, तारीख याद रहेगी 23 मार्च 1919 को, जगह का नाम इटली के मिलान में पूर्व सैनिकों, यानी कि इसमें सैनिक दल भी शामिल थे, पूर्व सैनिकों व युवा देशभक्तों, यानी कि उन लोगों को शामिल किया जो युवा थे और वह देशभक्त थे। ठीक है, 23 मार्च 1919 इटली का मिलान शहर पूर्व सैनिकों और युवा देशभक्तों, क्लियर हो गई, को संयुक्त कर कर फासियो डी कम्बीटीमेंटो, युवा देशभक्तों को
संगठित करके या संयुक्त करके, संयुक्त कर। फासियो डी कंबाथीमेंटो, फासियो डी कंबाथीमेंटो। फाशी दल का पूरा नाम क्या था? फाशियो डी कंबाटीमेंटो, यानी कि योद्धा समूह या फांसी दल की स्थापना की। योद्धा समूह या फांसी दल की स्थापना की। लिख लो। फांसी दल की स्थापना करी, योद्धा समूह की स्थापना करता है, कौन करता है? बेनिटो मुसोलिनी करता है। अब यहां पर जो फासिस्ट दल था या फासीवाद है, इसका अर्थ क्या होता है? तो मूल रूप से फासिस्ट जो शब्द है ये इटालियन भाषा का शब्द होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ फासेस शब्द से बना है। अब ये फासेस क्या होता है? लकड़ियों का एक गट्ठर होता है जो लाल फीते से बंधा हुआ होता है और उस पर कुल्हाड़ा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा फासिस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिएगा। फासिस्ट, फासिस्ट को फासीवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या है यह? इटालियन भाषा के फासेस शब्द से बना है। इटालियन भाषा के फासेस, एफ ए, फासेस, FASCES, फासेस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? फासेस शब्द से बना है। जिसका अर्थ बताओ भाई, अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है लकड़ियों का एक गट्ठर जो लाल फीते से बंधा हुआ है और जिस पर कुल्हाड़ा लगा हुआ है। अर्थ, लकड़ियों, लकड़ियों का गट्ठर होता है जो लाल फीते, फीता यानी कि रिबिन जो होता है फीते से बंधा हुआ है, बंधा है, और जिस पर, और जिस पर कुल्हाड़ा लगा हुआ हो। तो अब इस तरह से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये लकड़ियां हैं हमारे, वैसे मेरे पास फोटो भी है पर मैं पहले इनको दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरह से बंधा हुआ ये कहीं सारा लकड़ियां हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब यह किससे बंधा हुआ है? तो यह आपके लाल फीते से जो है वह बंधा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर लगा हुआ है कुल्हाड़ा, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लकड़ियों का एक गट्ठर हो गया, लाल फीते से बंधा हुआ है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कुल्हाड़ा लगा हुआ है, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, मैं कोई इतना अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, काम चल सकता है। ये देखिए, ये नाजीवाद और फांसीवाद और ये सब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, वो चीज एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से था। यहाँ पर आपके कुल्हाड़ा नजर आ रहा होगा, लाल फीते से बंधा हुआ है यह, और कहीं ना कहीं लकड़ी का गट्ठा है। बाद में यही जो है ना मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा क्या होता है?
इटली का राष्ट्रीय ध्वज में काम आता है। ठीक है, इस दल का एक नारा था। नारा क्या था? ट्रस्ट, ओबे एंड फाइट, यानी कि मुसोलिनी में विश्वास रखो, मुसोलिनी की आज्ञा का पालन करो और संघर्ष करो। क्या ये बात क्लियर हो गई? यानी कि ट्रस्ट, ओबे एंड फाइट। तो इसको अपन इधर ले लेते हैं ताकि जगह बचेगी अपनी भी। ठीक है, लिखिएगा। इस दल का नारा, नारा ट्रस्ट, ओबे एंड फाइट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करो, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करो, और मेरे प्यारे साथियों फाइट का मतलब होता है लड़ाई करो, लड़ो। ठीक है, लड़ो या संघर्ष करो, ऐसा कुछ हो सकता है। संघर्ष करो। ठीक है, ट्रस्ट, ओबे एंड फाइट, ये इस दल का नारा था। इसके साथ ही मुसोलिनी जो है, पूर्व सैनिकों, मुसोलिनी ने इस दल में पूर्व सैनिकों, समाजवादियों, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, पूंजीपतियों और मध्यम लोग के वर्ग भी जो है वह से जुड़ते चले गए। कहा, आपका जो अपमान हुआ है पेरिस शांति सम्मेलन में, ये मैं आपको वापस दिलवाऊंगा। जो अफ्रीका में साम्राज्यवाद नहीं हुआ था वो मैं करवाऊंगा। और क्या चाहिए बताओ? हाँ, आपके पास रोजगार नहीं है, मैं दूंगा आप लोगों को। आपके पास अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है, तो हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आज्ञा का पालन करिए और संघर्ष करिए। भाई साहब, जीवन में सफलता का भी तो यही मूल मंत्र है ना। अगर हम मुसोलिनी की, देखो तानाशाहों की हमेशा बातें जो है ना, वो सारी बातें गलत नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। ये बात कितनी अच्छी है, ये हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को याद रखनी चाहिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो विश्वास करना होगा। वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट। क्या करना होगा? आज्ञा का पालन करना होगा। क्या करना होगा? और याद रखिएगा, कहीं ना कहीं संघर्ष करना होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ मुझे। ठीक है, समय के साथ इसमें पूर्व सैनिकों, समाजवादियों, विद्यार्थियों, किसानों, मजदूरों, पूंजीपतियों और मध्यम वर्ग के लोग भी जुड़ गए। लिखिएगा। समय के साथ ही इस दल में पूर्व सैनिकों व युवा देशभक्तों के अलावा किसान, मजदूर, पूंजीपति, विद्यार्थी, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है जी कि समय के साथ जो दूसरे लोग थे ना, वह दूसरे लोग भी इसमें आते चले गए। मध्यम वर्ग व मध्यम वर्ग के लोग भी जुड़ गए। कौन कौन जुड़ गया? किसान, मजदूर, पूंजीपति, विद्यार्थी और मध्यम वर्ग के जो लोग थे वह भी इसमें जुड़ गए। क्लियर हो गई? फासिस्ट दल का पहला अधिवेशन मिलान में हुआ था। अब देखो जीवन की शुरुआत कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ। फासिस्ट दल का पहला अधिवेशन मिलान में हुआ। केवल और केवल 54 व्यक्तियों ने भाग लिया था। आप कल्पना करें, केवल 54। मतलब एक कारवां ऐसा था, जब पहला अधिवेशन हुआ 1919 की यह घटना है, तो केवल 54 व्यक्ति मुसोलिनी के साथ खड़े हुए थे कि हाँ हम खड़े हुए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई?
हाँ या ना का जवाब दीजिए। सर, दिसंबर 1919 आते आते इसमें 22,000 लोग जुड़ गए, लेकिन 1921 में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि मुसोलिनी के साथ 5 लाख लोग संगठित थे। यही तो कहते हैं आपकी यूनिटी, यही तो होती है आपकी एकता। ठीक है, आगे बढ़िएगा, लिखिएगा फासिस्ट दल का पहला अधिवेशन। फासिस्ट दल का पहला अधिवेशन 1919 ईस्वी में मिलान में हुआ था। फासिस्ट दल का जो पहला अधिवेशन था यह 1919 में हुआ। कहां पर हुआ? मिलान में हुआ। मिलान में हुआ था। इसमें केवल 54 लोगों ने भाग लिया। केवल और केवल 54 लोग जो है वह इसमें आते हैं। जब कारवां शुरू किया जाता है ना, तो एक बात याद रखना, ठीक है, कोई नहीं आता। समय के साथ मुसोलिनी ने कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए। फांसीवादियों ने देश के समक्ष प्रथम कार्यक्रम रखा। इस सम्मेलन में पहला कार्यक्रम रखा जिसके तहत आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली रखी, सार्वलौकिक सार्वभौमिक मताधिकार रखा कि सबको मतदान देने का अधिकार होगा। केवल महिलाओं को ही, केवल पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं भी मतदान कर सकती है। काम के 8 घंटे। पूंजीपतियों पर अधिक कर लगाने की बात की, और ताजुब की बात देखिए, पूंजीपति फांसीवादी दल के सदस्य थे। और जब मुसोलिनी ने यह कहा ना कि पूंजीपतियों पर कर लगाया जाएगा, पूंजीपतियों ने कहा जी लगाओ जी, मजा आ गया, ओहो हम तो आपके साथ हैं। चर्च की संपत्ति को जब्त करना, संविधान सभा का आमंत्रण करना, फ्यूम और डालमेशिया पर अधिकार करना, उनका अवहन करना, अधिवहन करना शामिल था। फ्यूम युगोस्लाविया इटली में विवाद था, वर्तमान नाम यूजेका कहलाता है और यह युगोस्लाविया के पास है। लिखिएगा इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में फाशीवादियों ने देश के समक्ष अपना प्रथम कार्यक्रम रखा। अपना प्रथम कार्यक्रम रखा। इन कार्यक्रमों में निम्न कार्यक्रम शामिल, इस कार्यक्रम में, इसमें निम्न कार्यक्रम शामिल थे। इसमें निम्न कार्यक्रम शामिल थे। नंबर 1, पहला क्या कार्यक्रम रखा सर? आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली की बात कही इसने। निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया जाएगा कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा वह आनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। दूसरा लिखिएगा सार्वभौमिक मताधिकार। प्रथम कार्यक्रम रखा, सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाएगा। महिलाओं को भी देंगे, पुरुषों को भी देंगे। ठीक है, लिख लो महिला पुरुष दोनों, फीमेल और मेल। इसको इस तरह से लिखते हैं ना, थोड़ी क्रिएटिविटी करते हैं। देखिए साहब, ये तो हो गई 2 चोटी वाली महिला और एक बिना चोटी वाला आदमी, डेट इज पुरुष, दोनों। क्लियर हो गई? कितनी अच्छी है ना। काम के 8 घंटे नियत कर दिए। अगला लिखिए नंबर 3।
काम के 8 नियत कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वह 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। पूंजीपतियों पर अधिक कर लगाया गया, नंबर 4। पूंजीपतियों पर अधिक कर। और ताज्जुब की बात देखिए, जब पूंजीपतियों पर कर लगाने की बात कही गई ना, एक भी पूंजीपति ने विरोध नहीं किया। अब कल्पना करें एक बार, ठीक है। चर्च की संपत्ति को जब्त करना, चर्च की, क्योंकि ये चर्च से तो शुरुआत से ही विरोध करता था, आपको पता ही होगा। चर्च की संपत्ति को जब्त करना कि भाई चर्च के पास जितनी भी संपत्ति है इनको जब्त किया जाएगा। संविधान सभा पर आमंत्रण, संविधान सभा जो है उसे आमंत्रित किया जाएगा ताकि इटली में जो है वह नई संविधान बनाया जा सके। संविधान सभा को आमंत्रित करना। अगला, फ्यूम व डालमेशिया पर अधिकार। फ्यूम और डालमेशिया पर जो है वह पर अधिकार पर को तुरंत अधिग्रहण करना का तुरंत अधिग्रहण करना। इसका मतलब समझते हो, दो क्षेत्र थे, एक तो था फ्यूम और एक था डालमेशिया। मूल रूप से यूगोस्लाविया और इटली में विवाद था। तो इसने कहा कि भाई अगर आपने सत्ता हमारे हाथों में दे दी ना, तो हम जो है वह फ्यूम पर भी अधिकार कर लेंगे, डालमेशिया पर भी अधिकार कर लेंगे। भाई साहब, जैसे ही ये बातें कही गई, हिटलर बड़ा लोकप्रिय हो गया जी। मजा आ गया, क्या कह दिया तुमने, है जी। जैसे आज अगर कोई ये नेता कह दे कि जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर है, हम उस पर अधिकार कर लेंगे, तो हमारे भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाते जी, मजा आ गया। ठीक है। तो जो फ्यूम था ना, फ्यूम बंदरगाह था, इसे लेकर, ये मैं आपको अभी द्वितीय विश्व युद्ध हम जब पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद उसमें ये सब चीजें बताएंगे। इसको लेकर यूगोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया या यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया लिखो, यूगोस्लाविया, इनके नाम ही बड़े अटपटे, यूगोस्लाविया वह इटली में विवाद था। इसका वर्तमान नाम क्या है, याद रखिएगा, रिजेका है, रिजेका है। किस किस में विवाद था, यूगोस्लाविया और इटली में विवाद था। वर्तमान रिजेका है, और यह यूगोस्लाविया के पास है। और यह वर्तमान में यूगोस्लाविया के पास है, वर्तमान में यूगोस्लाविया के पास है, लिख लो। अब जैसे ही यह कार्यक्रम घोषित किए गए, मुसोलिनी काफी लोकप्रिय हो गया और फाशीवादियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। 1919 के लास्ट तक यहाँ 22,000 हो गए, और 1921 में यह 25,000 तक पहुंच गए। लिखिएगा, इन कार्यक्रमों से फासीवादियों की संख्या में वृद्धि हुई, फासीवादियों की संख्या में
वृद्धि हुई। 1919 के अंत तक यह 22,000 वह 22,000 और 1921 तक यह 5 लाख हो गए। और फिर एक समय ऐसा आया जब पूरे इटली में फाशीवाद का डंका बजने लगा था। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो। ठीक है, तो ये थी मूलभूत बातें विशेष तौर पर फाशीवादियों के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा।